हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है अपना मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन के बारे में। देखिए, इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि मृदा जो होता है, मृदा अभिक्रिया का, मृदा के पीएच का मृदा के ऊपर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि मृदा अभिक्रिया को, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और अपनी चर्चा है पीएच के महत्व के ऊपर। तो देखो, पीएच के महत्व के बारे में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि पीएच जो होता है ना, वो मृदा के अंदर पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करता है। यानी कि मृदा के अंदर पौधों को कितनी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, कितनी मात्रा में उनको पोषक तत्व प्राप्त हो सकते हैं मृदा से, इस चीज को प्रभावित करता है कौन? आपका पीएच। ठीक है, जैसे बात करें अपन नाइट्रोजन की प्राप्यता के बारे में, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बताया है कि नाइट्रोजन की जो प्राप्यता होती है वो 6 से 8 पीएच पर सर्वाधिक होती है। यानी कि यदि मृदा का पीएच 6 से 8 के बीच में है तो वहां पर नाइट्रोजन की उपलब्धता बहुत अच्छी होगी, और नाइट्रोजन की उपलब्धता अच्छी होगी तो उस कंडीशन में पौधों को भी नाइट्रोजन बहुत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से उपलब्ध हो पाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक तत्व के लिए जो पीएच होता है, उस पीएच का बहुत अच्छा महत्व होता है, बहुत अधिक महत्व होता है। यानी वो पीएच उस तत्व की पौधों को प्राप्यता कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी है, इस चीज को मुख्यतः प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के बारे में अपनी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? फास्फोरस के बारे में। यानी उसी पहले पॉइंट के अंदर पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव के अंदर ही अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? फास्फोरस के बारे में। तो ठीक है, तो देखो भाई, पौधे जो होते हैं, पौधे मृदा से फास्फोरस अधिकांशतः पौधे मृदा से फास्फोरस अधिकांशतः H2PO4 माइनस एवं H2PO4 माइनस एवं HPO4 माइनस 2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। यानी इस रूप में फास्फोरस को पौधे ग्रहण करते हैं। इसकी प्राप्यता पीएच पर निर्भर करती है। ध्यान रखें, जब मृदा की पीएच उदासीन होती है या थोड़ी सी अम्लीय है, यानी कि 6.5 से 7.5 के मध्य होती है, तो इनकी प्राप्यता सबसे अधिक होती है। तो ध्यान रखेंगे, इनकी प्राप्यता 6.5 से 7.5 पीएच पर सबसे अधिक होती है। पीएच पर सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो भाई, पौधे मृदा से फास्फोरस H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस 2 के रूप में ग्रहण करते हैं। इन दोनों की प्राप्यता 6.5 से 7.5 पीएच पर सबसे अधिक होती है। यानी कि पीएच लगभग उदासीन या हल्की अम्लीय हुई, तो उस कंडीशन में इन दोनों आयनों की प्राप्यता पौधों को अधिक होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो पीएच होता है, ये फास्फोरस की प्राप्यता को प्रभावित करता है। ठीक है। और ध्यान रखें भाई कि मृदा अधिक अम्लीय, ठीक है, मृदा अधिक अम्लीय
मृदा अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय होने पर इनकी प्राप्यता कम हो जाती है। इनकी प्राप्यता कम हो जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ध्यान रखें आप लोग। फास्फोरस की प्राप्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फास्फोरस जो होता है ये इन दोनों रूपों में ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा, और ये दोनों के दोनों आयन 6.5 से 7.5 pH पर काफ़ी अच्छी मात्रा में मृदा के अंदर उपलब्ध होंगे और पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु मृदा अधिक अम्लीय हुई या अधिक क्षारीय हुई तो उस कंडीशन में इनकी प्राप्यता क्या होगी, कम होगी। यानी फास्फोरस की उपलब्धता को भी कौन प्रभावित करेगा, pH प्रभावित करता है। इसके अलावा बात करें अपन तो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आपके Fe+2 है, Mn+2 है, Cu+2 है, Zn+2 है, इनकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर एक सीमा तक बढ़ती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर कि आगे बात करें सामान्यतः सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे Fe+2 Fe+2, इसके अलावा बात करें अपन Mn+2, Cu+2, Mn+2, Cu+2 एवं Zn+2 की प्राप्यता एक निश्चित सीमा तक अम्लीयता बढ़ने पर बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ने पर बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ने पर बढ़ती है। जो ऋणायन के रूप में मृदा में पाए जाते हैं उनकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर कम होती है। तो ध्यान रखें, सामान्य पोषक तत्वों के अंदर धनायनों की बात करें तो ये धनायन Fe+2, Mn+2, Cu+2, Zn+2 की प्राप्यता तो एक निश्चित सीमा तक अम्लीयता बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु जो ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं, ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं, उनकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर घटती है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि धनायनों की जो प्राप्यता होती है वो अम्लीयता बढ़ने के पर बढ़ती है, परंतु ऋणायन जो होते हैं उनकी प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर क्या होती है, घट जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करें इसमें तो मोलिब्डेनम एवं बोरोन की प्राप्यता, मोलिब्डेनम एवं बोरोन की प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर कम होती है। कि प्राप्यता अम्लीयता बढ़ने पर कम होती है, घटती है मतलब, है ना। इन दोनों की प्राप्यता क्या होगी, अम्लीयता बढ़ने पर कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो आपके नाइट्रोजन हो,
फास्फोरस हो, इसके अलावा अपन बात करें अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हो, ये सारे के सारे पोषक तत्व मृदा के अंदर कितनी मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, पौधों को इनकी प्राप्यता कितनी होगी, ये निर्भर करता है किसके ऊपर, ये निर्भर करता है आपके मृदा के पीएच के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि सामान्य शब्दों में अपन बोलें तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, अधिकांश पोषक तत्व 6.5 से 7.5 पीएच के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है ना। 6.5 से 7.5 पीएच के मध्य अधिकांश पोषक तत्व जो होते हैं वो मृदा के अंदर उपलब्ध हो पाते हैं, और इसी पीएच पर मृदा के अंदर पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ये पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और पौधे इस पीएच पर अच्छी वृद्धि कर पाते हैं। यानी कि मृदा का पीएच जो होता है वो उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उदासीन। और मान लेते हैं अम्लीय हो तो भी हल्का सा अम्लीय भी चलेगा, हल्का सा क्षारीय भी चलेगा, परंतु ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में, अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय कंडीशन में यहाँ पर पौधों को प्राप्यता जो होगी, पोषक तत्वों की प्राप्यता वो कम होगी और उन जगह पर जो पौधे होते हैं वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता को ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पर एक वर्ड मैं आप लोगों को बता दूं कि एक थोड़ा सा यहाँ पर अपन इसको लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं कि इस प्रकार प्राथमिक पोषक तत्व, इस प्रकार प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा द्वितीयक पोषक तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मृदा में अधिकतम प्राप्यता पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये था अपना मृदा पीएच का पहला महत्व। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो वीडियो को आप लोग एक दो बार अच्छे से देखें तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अब बात करें अपन कि दूसरा महत्व पीएच का, और दूसरा महत्व होता है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, ठीक है ना। तो मृदा पीएच का मृदा के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। अब क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करें तो देखो भाई, जो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ना, इस मृदा के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव अधिकांशतः उदासीन या फिर हल्की क्षारीय पीएच पर कार्य करते हैं। यानी इनकी सबसे ज्यादा सक्रियता होती है या तो उदासीन पीएच पर या हल्के क्षारीय पीएच पर। यानी कि यदि मृदा के अंदर अम्लीयता है तो अम्लीयता होने की कंडीशन में ये सूक्ष्म जीव वहां पर सक्रिय नहीं रह पाएंगे। ठीक है। इनको यदि सक्रिय रखना है तो अम्लीयता कम से कम होना चाहिए। कहां पर? मृदा के अंदर। मृदा उदासीन होगी, मृदा थोड़ी सी हल्की सी क्षारीय होगी, तो उस कंडीशन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, या काफी सक्रिय होकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीवों को भी मृदा पीएच प्रभावित करती है। तो ध्यान रखेंगे, लिखते हैं अपन अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में
क्षारीय मृदाओं में सक्रिय रहते हैं, मृदाओं में सक्रिय रहते हैं। pH 5.5 से कम पर बैक्टीरिया व एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या व सक्रियता में तीव्रता से कमी आती है, यानी कि pH 5.5 से कम होने पर बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या एवं सक्रियता में कमी आती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो कि सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के बारे में बात करें तो अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन व हल्की क्षारीय मृदाओं पर सक्रिय होते हैं, यानी कि यदि मृदा का पीएच कम हुआ, अम्लीय मृदा हुई, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया व एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या में भी कमी आएगी और इसकी सक्रियता में भी क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, और ध्यान रखें इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इसी पीएच पर होता है। ठीक है, इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन इसी पीएच पर होता है। अब देखो भाई, यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये उदासीन पीएच व हल्की क्षारीय पीएच जो होती है ना, उसी पर सबसे ज्यादा विच्छेदन होगा किसका, कार्बनिक पदार्थ का। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन एक सिंपल सी बात यहाँ पर कर ली है कि मृदा पीएच जो होती है वो सूक्ष्म जीवों के ऊपर भी प्रभाव डालती है, और भी अपन बहुत सारे प्रभाव यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, चलो तो आगे की तरफ अपन इसी टॉपिक के अंदर बात करते हैं कि मृदा पीएच सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन और कर लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से आप लोग देखिए इसको। चलो अब देखो आगे अपन बात करें तो अगली बात अपनी यहाँ पर आती है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के ऊपर ही। सहजीवी व असहजीवी दोनों प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए उदासीन व हल्की क्षारीय मृदा अच्छी होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी कि सहजीवी एवं असहजीवी थोड़ा सा अपन इसको उल्टा लिख दिया है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की सक्रियता भी उदासीन एवं हल्की क्षारीय पीएच पर अधिक होती है। यानी ये जो जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इन जीवाणुओं की सक्रियता भी आपकी उदासीन व जो हल्की क्षारीय पीएच होती है उस पर क्या होगी, अधिक होती है।
ठीक है, आगे चर्चा करें तो पीएच 5.5 पर या इससे कम पीएच पर फंजाई की संख्या में वृद्धि अधिक तीव्रता से होती है, ठीक है, यानी अम्लीय मृदाओं में जैविक पदार्थों का विच्छेदन फंजाई के द्वारा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पीएच 5.5 पर या इससे कम पीएच पर या इससे कम पीएच पर मृदा में फंजाई की वृद्धि तीव्रता से होती है, फंजाई की वृद्धि क्या होती है, तीव्रता से होती है। अतः अम्लीय मृदाओं में विच्छेदन का कार्य मुख्यतः फंजाई द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। तो कम पीएच पर जो है फंजाई अच्छा कार्य करती है, ये चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आनी चाहिए। आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो जब अभिक्रिया बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो बहुत से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जबकि कुछ पौधों की जातियां ऐसी होती है जिनकी वृद्धि अम्लीय व क्षारीय पीएच पर काफी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को केवल यहाँ पर क्या पढ़ना था, सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव की बात करें तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय पीएच पर सक्रिय रहते हैं। पीएच 5.5 से कम होने पर बैक्टीरिया व एक्टिनोमाइसीट्स की संख्या सक्रियता कम आ जाती है और कमी होने के कारण कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन ये इसी पीएच पर करेंगे, यानी हल्की क्षारीय उदासीन पीएच पर ये विच्छेदन करेंगे। सहजीवी व असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की सक्रियता भी उदासीन व हल्की क्षारीय पीएच पर अधिक होती है। इसके अलावा यदि अम्लीय पीएच की बात करें तो 5.5 पीएच या इससे कम पीएच होने पर फंजाई की वृद्धि काफी अच्छी होती है, यानी कि अम्लीय मृदाएं होती है। देखो मैं बता दूं आपको, जितने भी अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं वो उदासीन व हल्की क्षारीय मृदा पर काम करते हैं, परंतु फंजाई जो होती है वो अम्लीय मृदाओं पर भी कार्य करती है, यानी अम्लीय मृदाओं के अंदर जो भी विच्छेदन प्रक्रिया होती है उस विच्छेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है, फंजाई निभाती है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि मृदा पीएच के महत्व के में अंदर पहला पोषक तत्वों की प्राप्यता और दूसरा सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ध्यान से इसे आप लोग नोट कर लें और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।